हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है भाषा की संरचना, पार्ट 2, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। भाषा संप्रेषण का एक माध्यम होती है, क्योंकि भाषा की अभिव्यक्ति से ही विचारों का आदान प्रदान होता है, या कहें जिसके द्वारा भाव या विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। भाषा के स्वरूप में दो तत्व होते हैं, उच्चारण और वाक्य संरचना, जिसमें भाषा की मूल इकाइयों की बुनियादी ध्वनि को जो है उच्चारण कहते हैं। भाषा की इकाई में उच्चारण तथा अर्थ दो तत्व निहित होते हैं। भाषा में वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों की सहायता से वाक्य का स्वरूप विकसित किया जाता है, जिसे वाक्य संरचना कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के शब्दों को मिलाने के ढंग से भाषा के व्याकरण की उत्पत्ति होती है, परंतु आधुनिक विशेषज्ञ व्याकरण तथा वाक्य संरचना को अलग अलग करते मानते हैं और इन्होंने नया रूप व्याकरण के लिए दिया है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के लिए दिया है। अब हम इसी के साथ देखेंगे संरचना का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। इसके विषय में भी थोड़ा बता दिया गया था, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रत्येक भाषा के वाक्यों की संरचना का गठन अलग अलग होता है। वाक्य में शब्दों का क्रम सभी भाषाओं में समान नहीं होता है। C.S. भंडारी के अनुसार संरचना की परिभाषा, C.S. भंडारी ने लिखा है कि वाक्यों में शब्दों की व्यवस्था के स्वरूप को संरचना कहा जाता है। प्रत्येक भाषा में वाक्यों की संरचना अपने ढंग से होती है, क्योंकि प्रत्येक भाषा की जो एक तरह से कहें अल्फाबेट या फिर वर्णमाला अलग अलग प्रकार की होती है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के वाक्यों की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कोई भी दो भाषाओं की संरचना एक जैसी नहीं हो सकती। अगर कुछ समानताएं होती भी हैं तो कुछ न कुछ विषमताएं अवश्य ही होती हैं। हिंदी वाक्य संरचना में कर्ता, कर्म तथा क्रिया का क्रम होता है। जो कि बताया, कर्ता, कर्म तथा क्रिया का क्रम होता है। और अंग्रेजी वाक्य संरचना में कर्ता, क्रिया तथा कर्म का क्रम होता है। इसमें अगर शब्दों को आगे पीछे रख दिया जाए तो क्रमशः अर्थ ही बदल जाता है। जैसे कि राम यहाँ है, या यहाँ राम है, या फिर राम है यहाँ। तो इस उदाहरण में तीन शब्दों के क्रम बदलकर तीन वाक्यों का गठन किया गया है। शब्द तीनों में एक ही है, परंतु उनकी क्रम व्यवस्था में अर्थ बदल गया है। इसलिए शब्दावली से वाक्य संरचना अधिक महत्वपूर्ण होती है। शब्दों की व्यवस्था या क्रम को संरचना गठन कहते हैं। संरचना के अंतर्गत सार्थक शब्दों को एक क्रम में प्रयुक्त करते हैं, जिससे उसका अपना अर्थ होता है तथा संप्रेषण भी पूर्ण होता है। इस प्रकार संरचनाएं जो है इसका सशक्त यंत्र होती हैं। ये वाक्यों से भिन्न होती हैं। वाक्यों का स्वरूप व्याकरण के नियमों पर आधारित होता है, जो कि संरचनाओं में व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। वाक्यों में शब्दों का क्रम अर्थ के लिए जो है, या कहीं अर्थ का निर्धारण करता है। इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे इसके विषय में बता ही दिया गया है एक तरह से, लेकिन फिर भी अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। बता दिया गया है यहाँ पर। वाक्य में शब्दों की व्यवस्था के प्रारूप को संरचना कहते हैं। हिंदी वाक्य संरचना किस तरह से होती है? कर्ता, कर्म तथा क्रिया। अंग्रेजी वाक्य संरचना कर्ता, क्रिया तथा कर्म। शब्दों के क्रम बदलने से प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं संरचना के प्रकार। संरचनाओं को चार वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो है कि वाक्य प्रारूप, सेंटेंस पैटर्न, संक्षिप्त वाचन प्रारूप, फ्राज पैटर्न, कहावत प्रारूप और सूत्र रूप में, यानी कि फॉर्मूला पैटर्न। इसी के साथ हम देखेंगे संरचनाओं की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर।
लेकिन ए से पहले इनको समझ लेना भी आवश्यक हो जाता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर को। जो वाक्य प्रारूप है ये क्या है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वाक्य प्रारूप के तात्पर्य शब्दों का क्रम जो एक प्रतिरूप होता है जिसके अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए वाक्यों का प्रारूप भी वाक्य का प्रतिमान होता है जिसका आकार समान होता है परंतु विभिन्न शब्दों से बना होता है। जैसे घड़ी में 6 बजे हैं, घड़ी में 10 बजे हैं, घड़ी में 12 बजे हैं। इस प्रकार के अनेक वाक्य बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक शब्द का स्थान निश्चित है, शब्दों का स्थान बदलने पर अर्थ बदल जाता है, शब्द वही रहते हैं। जैसे गोपाल ने पुस्तक राम को दी, राम ने पुस्तक गोपाल को दी। इन वाक्यों में एक से शब्द हैं परंतु क्रम बदलने से अर्थ बदल गया। ये अर्थ बदलने का कारण व्याकरण की दृष्टि से कर्ता और कर्म में परिवर्तन हुआ है, वाक्य से शब्दों की भूमिका बदल गई है। दूसरा है संक्षिप्त वाचन प्रारूप। वाक्य में शब्दों को एक साथ समूह के रूप में प्रयुक्त करते हैं जो किसी विचार को प्रकट करता है, वाक्य नहीं होता। जैसे आग बबूला, काला अक्षर तथा चंद्रमुख। कहावत प्रारूप। कहावतों में वाक्य पूर्ण नहीं होते परंतु उनके प्रयोग में संप्रेषण पूर्ण हो जाता है। समझदार को इशारा काफी, नाचना वे आंगन टेढ़ा। इसमें व्याकरण के नियमों का अनुपालन नहीं होता है। या फिर ऊँट के मुंह में जीरा, या फिर अधवर गगरी छलकत जाए। अब हम देखेंगे शब्दों का सूत्र रूप में फॉर्मूला पैटर्न। कुछ शब्द विशिष्ट अवसरों पर प्रयुक्त करते हैं, उनका अपना प्रारूप होता है। जैसे क्षमा कीजिए, प्रसन्न रहो, प्रणाम, कैसे हैं। नेक्स्ट है संरचनाओं की विशेषताएं, जो कि हेडिंग बता ही दिया गया था और हम देखेंगे क्या विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें हम कह सकते हैं वाक्य में शब्दों की सार्थक क्रम व्यवस्था में या क्रम व्यवस्था को संरचना कहा जाता है। संरचना संप्रेषण की दृष्टि से पूर्ण होती है। संरचना में शब्दों के क्रम की व्यवस्था अर्थ की दृष्टि से करते हैं। वाक्य में शब्दों का स्थान बदलने से अर्थ बदल जाता है। नई शब्दावली सीखने की अपेक्षा संरचना अधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक भाषा की संरचना अपनी होती है अथवा अन्य भाषाओं से भिन्न प्रकार की होती है। भाषा में शब्दावली और संरचनाएं होती हैं। संरचना व्याकरण के नियमों का अनुसरण करती है। संरचना व्याकरण से यानी कि संरचना जो है व्याकरण के नियमों का अनुसरण नहीं करती, संरचना व्याकरण से मुक्त होती है। संरचना भाषा की पाठ सामग्री का पक्ष माना जाता है। रूपांतरण व्याकरण संरचना की देन है। वाक्यों में शब्दों के क्रम व्यवस्था को संरचना कहते हैं। शब्दों के क्रम को वाक्य में बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। संरचनाएं बड़े प्रारूप का खंड होती हैं। भाषा का सशक्त यंत्र होती हैं। वाक्यों का स्वरूप व्याकरण पर आधारित होता है, संरचना स्वरूप अर्थ पर निर्भर होता है। संरचना में शब्दों का क्रम महत्वपूर्ण होता है। संरचना में शब्दों को अधिक महत्व देते हैं। संरचना व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध भी होती है परंतु संप्रेषण पूर्ण होता है। वाक्य संरचना के चार रूप वाक्य प्रारूप, संक्षिप्त वाचन, कहावतें तथा शब्द सूत्र में होते हैं। अंतिम तीन रूप व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं होते पर संप्रेषण पूर्ण होता है। मूल व्याकरण को प्रयुक्त करते हैं। संरचना व्याकरण से मुक्त होती हैं। अब हम देखेंगे इसी के साथ संरचनाओं के चयन हेतु अधिनियम, प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स। जो नियम बताए गए हैं इस प्रकार से हैं। उपयोगिता यानी कि यूजफुलनेस। संरचनाओं का प्रारूप शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी है। वे संरचनाएं जिनका उपयोग बोलने, पढ़ने तथा लिखने में प्रयोग किया जाता है। उपयोग में न आने वाली संरचनाओं का चयन नहीं करना चाहिए। सरलता सिंपलिसिटी, सरलता संरचना के अर्थ पर निर्भर करती है। संरचनाओं की सरलता का आधार अर्थ एवं प्रारूप दोनों ही होते हैं। कुछ संरचनाएं अर्थ एवं प्रारूप की दृष्टि से कठिन, इनका उपयोग कम करना चाहिए। जैसे यदि तुम तेज भागते हो, विद्यालय समय पर पहुंच जाते। संरचनाओं का चयन अर्थ एवं रूप के आधार पर करना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण योग्यता।
ऐसी संरचनाओं का चयन करना चाहिए जिन्हें कक्षा में सुगमता से पढ़ाया जा सके या प्रदर्शित किया जा सके। सरल संरचनाओं को आरंभ में पढ़ना चाहिए और कठिन संरचनाओं को अंत में प्रदर्शित किए जाना चाहिए। नेक्स्ट है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। ऐसी संरचनाओं का चयन करना चाहिए जो आगे आने वाली संरचनाओं को समझने तथा सीखने में सहायक हों। वाक्य की प्रारूप की संरचना एक आदर्श के रूप में होनी चाहिए जिससे अनेक वाक्य या कहीं अनेक वाक्यों की रचना की जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे संरचनाओं का स्तरीकरण। संरचनाओं के स्तरीकरण का तात्पर्य है संरचनाओं को एक समुचित क्रम में चढ़ाव के क्रम में रखना। संरचनाओं के स्तरीकरण का उद्देश्य होता है सरल से कठिन, कम उपयोगी से अधिक उपयोगी में व्यवस्थित करना। एक शिक्षक द्वारा संरचनाओं को समुचित क्रम में स्तरीकरण करना चाहिए, तभी संरचनाओं का शिक्षण प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। एफ जी फ्रेंच ने संरचनाओं के स्तरीकरण हेतु एक अनुमापनी को दिया जिससे भाषा शिक्षण में संरचनाओं का स्तरीकरण किया जा सकता है, जो इस प्रकार से है। सरल खंड या कहीं सरल दो खंड प्रारूप। वह सोया, उसने गाया, वह हंसा, वह चला गया। दूसरा देखेंगे हम सरल तीन खंड प्रारूप। वह सो रहा है, वह गा रहा है, वह ये पुस्तक है। इसमें तीन खंड हैं वाक्य के। तीसरा पॉइंट है हमारा सरल चार खंड प्रारूप। प्रमोद ने मुझे एक पुस्तक दी, शिक्षक ने उसे बाहर जाने को कहा। इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न प्रारूप। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम विद्यालय क्यों नहीं गए, आज कौन सा दिन है। नेक्स्ट पांचवा देखेंगे आदेश आग्रह प्रारूप। तुम सभी बैठ जाओ, आप पधारिए, यहाँ आइए या वहाँ जाइए, जो आदेश रूप में वाक्य रहते हैं। संरचनाओं के स्तरीकरण के लिए तीन अवधियों का प्रयोग करते हैं जिसमें उपादेयता, शिक्षण योग्यता या कहें शिक्षण योग्य, कठिनाई स्तर। उपादेयता संरचनाओं का स्तरीकरण उसकी उपादेयता की दृष्टि से करना चाहिए जिनका उपयोग भिन्न अवस्थाओं में किया जाता है। शिक्षण योग्य से तात्पर्य है संरचनाओं को स्तरीकरण उतार स्तर में नहीं होना चाहिए बल्कि चढ़ाव क्रम में करना चाहिए जिससे पढ़ाई गई संरचनाओं का उपयोग शिक्षक कठिन संरचनाओं को पढ़ाने में कर सकें। अन्य संरचनाओं के शिक्षण में प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। कठिनाई स्तर संरचनाओं का स्तरीकरण उनकी कठिनाइयों के अनुसार करना चाहिए। सरल संरचनाओं को पहले पढ़ाना चाहिए और सबसे कठिन संरचनाओं को अंत में पढ़ाया जाना चाहिए। अधिक जटिल संरचनाओं को भी अंत में पढ़ाया जाए। उपरोक्त तीनों मानदंडों के आधार पर संरचनाओं का स्तरीकरण किया जाना चाहिए जिससे छात्रों की संरचनाओं को बोधगम्य बनाने या करने में सुगमता होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।